प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है भारत में प्रेसिडेंशियल, नहीं, एक आदमी की जरूरत नहीं है। भारत का तो समाज ही भारत को बनाने के लिए सफिशिएंट है। सरकार कोई मदद ना करे इस देश को तो भी यह देश अपने को बना सकता है। इस देश में इतनी ताकत है कि सरकार से बिना एक पैसे की मदद लिए हुए यह देश खड़ा हो सकता है। बस महत्व की बात यह है कि उसको करने वाले लोग लग जाएं उस दिशा में। बस अपने देश में एक ही खराब बात है, बड़ा बहुत है। क्यूबा जैसा अगर हमारा देश होता तो 3 साल में हम भी खड़ा कर देते। क्यूबा जैसे हमारे यहां 30 देश हैं। क्यूबा उतना बड़ा है जितने हमारे यहां 30 देश हैं। नहीं, 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए। 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए। क्यूबा की कहानी सच में आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। वो अखबार है आपके पास तो दीजिए सबको फोटोकॉपी करा के, कल सवेरे लाइए और पढ़ के सुनाइए सबको। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्यूबा की एम्बेसी को ईमेल पे कांटेक्ट करिए। दिल्ली में क्यूबा की एम्बेसी है, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिए और उनको कहिए कि आपके देश की पिछले 20 साल की कहानी हमें भेज दो। वो सब भेज देंगे, कैसे कैसे क्या क्या किया। तो आप केस स्टडी करिए और आपको ये अद्भुत बात समझ में आएगी कि बिना अमेरिका के सहयोग के, बिना WTO में जाए हुए, बिना वर्ल्ड बैंक का एक पैसा लोन लिए हुए, बिना IMF से लोन लिए हुए, बिना एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए हुए एक देश ने अपने आप को कैसे खड़ा किया। हाँ, ग्राम स्वराज्य असली वही है साहू जी। वो गांधी जी को मानते नहीं, लेकिन ग्राम स्वराज्य की वही में इस समय एक एक ग्राम पंचायत वहां की इतनी स्वतंत्र है कि फैसला करे तो केंद्र सरकार उसको पलट नहीं सकती। क्यूबा की ग्राम पंचायतों को इतना ताकत है। कैंटोन उनके इतने पावरफुल हैं कि वहां की कोई सरकार कैंटोन के फैसले नहीं बदल सकती। असली ग्राम स्वराज्य उन्होंने लाया है, लेकिन गांधी जी को वो मानते नहीं है, लेकिन उनको समझ में आता है कि यही रास्ता है। तो आप मंगाइए वहां की हिस्ट्री, स्टोरी वो भेजेंगे, उसको जानिए, समझिए। ऐसे और भी देश हैं। मैंने आपसे कहा लग्जमबर्ग है, कभी WTO का मेंबर नहीं रहा, कैसे जिंदा है पता करिए, जान लीजिए। पनामा है, वो कभी WTO का मेंबर नहीं है। ईरान WTO का मेंबर नहीं है, जिंदा है, अच्छे से जिंदा है। नॉर्थ कोरिया WTO का मेंबर नहीं है, बहुत अच्छे से जिंदा है, आराम से काम चल रहा है उसका। है धमकियां भले मिलती रहे, लेकिन देश तो चल रहा है, खत्म थोड़ी हो गया। धमकियां तो आपको भी मिलती रहती हैं, उससे क्या। तो ऐसे 84 देश हैं बिना WTO के आराम से अपना काम चला रहे हैं। जिस लालच में हम WTO में गए वो छोटा था, दबाव बहुत बड़ा था। हमें लालच ये था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी ही जनता इतनी बड़ी है कि इसी को फीड करना मुश्किल है। एक्सपोर्ट तो तब हो जब सरप्लस ज्यादा हो आपके पास। तो ये तो छोटा लालच था, दबाव बड़ा था, इसलिए हम WTO में गए। जिन देशों के पास प्रोडक्शन में सरप्लस है उनके लिए WTO अच्छा है। बहुत ज्यादा हर चीज होती है आपके यहां, जरूरत से बहुत ज्यादा, उनके लिए ठीक है। हमारे यहां कोई चीज जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं है, न गेहूं, न चावल, न चना, न दाल, न गन्ना, न डीजल, न पेट्रोल। हमको जरूरत नहीं थी WTO में जाने की, वो तो हम चक्कर में फंसे हैं कर्जे के, इसलिए उसमें चले गए। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग कंट्रीज को ही फायदा है ना WTO में, मार्केट बड़ा मिलता है आपको एक साथ, और उनको मार्केट ही चाहिए। कहीं से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है,
दोनों ही के लिए मार्केट चाहिए उनको, इसलिए उनके लिए ठीक है WTO। हाँ, वो किसी भी नागरिक को कंज्यूमर मानते हैं, और फैमिली में जितने ज्यादा मेंबर उतने ज्यादा कंज्यूमर। तो उनके यहां क्या होता है कि फैमिली डिवाइड हो तो उनको बहुत अच्छा है, फैमिली एक साथ रहे तो तकलीफ है। उनकी नेशनल इकोनॉमी तभी चलती है जब परिवार खंड खंड टूटे, पत्नी अलग रहे, पति अलग रहे, बच्चे अलग रहें, तो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलती है। क्योंकि छोटी इकोनॉमी है, परिवार से नहीं चल सकती, अलग अलग इंडिविजुअल लोग रहें तो अच्छे से चलती है। इसलिए वो सब व्यवस्थाएं वैसी ही करके चलते हैं। अकेले जीवन को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हीं का इन्वेंशन यूरोप ने किया है, अकेले जीवन को चलाने के लिए। जैसे रेफ्रिजरेटर है, पारिवारिक जीवन में रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज गर्म तैयार है, खाने में भी, नाश्ते में भी, बनाने में भी। अब अकेला जीवन है तो कोई चीज गर्म नहीं मिलने वाली, तो फ्रिज चाहिए, तो इन्वेंशन किया उन्होंने। वॉशिंग मशीन कहां चाहिए? अकेला जीवन है तो कपड़ा धोने हैं तो वॉशिंग मशीन चाहिए, सामूहिक जीवन है जरूरत ही नहीं वॉशिंग मशीन की। अकेला जीवन है तो माइक्रोवेव ओवन चाहिए, तो उन्होंने इन्वेंशन किया है। हमारे यहां जरूरत नहीं है तो हमने नहीं किया। अकेला जीवन है तभी टीवी चाहिए, क्योंकि आपके पास बात करने वाला तो कोई नहीं है, तो बैठे बैठे देखते रहो। अकेला जीवन है, पत्नी भी अकेली है, पति भी अकेला है, कोई बात करने वाला नहीं है, समय कैसे काटे? तो देखते रहो टीवी बैठे बैठे, कभी ये फिल्म देखो, कभी वो फिल्म देखो, चैनल बदलते रहो, उसी में टाइम पास करो, देखते देखते सो जाओ, फिर सवेरे फैक्ट्री में जाओ, मशीन की तरह से काम करो, फिर शाम को आओ, टीवी देखो, फिर खाओ, फिर सो जाओ। तो अकेले जीवन को ध्यान में रखकर उन्होंने सारे इन्वेंशंस किए, सारे के सारे इन्वेंशन, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे उनके यहां वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पानी गर्म करने वाला हीटर, ये सब अकेले जीवन के अप्लायंसेस हैं। कोई है ही नहीं सहयोग करने वाला, तो आपको पाव रोटी चाहिए, डबल रोटी चाहिए, ये चाहिए, पैक्ड भोजन चाहिए, डिब्बे में बंद सब्जी चाहिए, डिब्बे में बंद अचार चाहिए, कोई है ही नहीं, ना आपको अचार बना सके, ना सब्जी बना सके, अकेला जीवन है, तो करते रहिए यही सब। अब हमने क्या किया है कि अकेले जीवन की चीजों को हिंदुस्तान के परिवारों में घुसा दिया है। वो सब हैं अकेले जीवन की चीजें। हम फ्रिज ले आए, उनकी नकल करके माइक्रोवेव ओवन ले आए, टेलीविजन ले आए, वगैरह वगैरह, और हर कमरे में टेलीविजन लगा दिया, अलग अलग देखते रहो, अलग अलग चैनल। माने परिवार को सामूहिकता से तोड़कर अकेले अकेलेपन में हमने डाल दिया। फिर हम परेशान हैं जी, तनाव बढ़ रहा है, तो पढ़ने ही वाला है वो, तो संवाद नहीं होगा तो तनाव बढ़ेगा। अब वहां ये जो मल्टीप्लेक्स थिएटर होते हैं यूरोप में, वो भी अकेलेपन को काटने के साधन है। मल्टीप्लेक्स थिएटर का माने अकेले बैठ के आप मूवी देख सकें बॉक्स में, कोई दूसरा आपके साथ शेयर कुछ ना करे। तो वैसे ही मल्टीप्लेक्स थिएटर यहां आ गए। आपने देखे ना, बॉक्स बने रहते हैं, उसमें आप अकेले बैठ के देखते रहिए। हमारे यहां जो हिंदुस्तानी थिएटर हैं वो कैसे हैं? लाइन से लाइन कुर्सी लगी हुई है, तो आप मूवी भी देखिए, अगल बगल में भी देखिए। मल्टीप्लेक्स थिएटर में अगल बगल में देखेंगे तो दीवार दिखेगी, सामने मूवी दिखेगी, आदमी नहीं दिखेगा, आप लोग नहीं दिखेंगे। ये हमने किया है। अच्छा, इसको हम समझते हैं हमने बड़ा भारी काम कर लिया, विकास कर लिया, आदमी को अकेले बना दिया। ये कोई विकास नहीं हुआ है। उनके यहां परेशानी में आदमी अकेला रहता है, हमने उनको उनकी परेशानियों को बिना सोचे समझे अपने यहां उतार लिया। अब जैसे हमारे यहां आजकल एक परंपरा बहुत आ गई है हिंदुस्तान में, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है हिंदुस्तान।
हाँ, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। आपने कभी रामचरितमानस में पढ़ा भगवान राम ने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, या कभी महाभारत में पढ़ा? हम सेलिब्रेट करते हैं। ये यूरोप में होता है। यूरोप में क्या होता है कि शादी टिकती नहीं, 1 साल टिक गई तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं मैरिज एनिवर्सरी। वहां तो सवेरे शादी हुई, शाम को तलाक होता है। 2 दिन टिक जाए, 3 दिन टिक जाए, बड़ी बात है। हफ्ते भर टिक जाए और बड़ी बात है। महीने भर टिके तो उससे भी बड़ी बात है। साल भर टिक गया तो आपने रिकॉर्ड बना लिया, ऐसे समझ। तो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि चलो हम मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में लगे हैं मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर। क्या पागल लोग हैं, ऐसे ऐसे यहां धंधे होते हैं। ये जो हमारे यहां आजकल एक और चीज बहुत तकलीफ दे हो रही है, जन्मदिन मना रहे हैं बच्चों के। कभी भारतीय परंपरा में यह सब नहीं रहा है। हमारे यहां जन्मदिन सिर्फ भगवान का मनाया जाता है, राम का, कृष्ण का, हनुमान जयंती होती है वगैरह वगैरह। साधारण लोगों के जन्मदिन नहीं मनाए जाते। यूरोप में है। यूरोप में क्यों है? क्योंकि उत्सव मनाने के कम से कम रास्ते वहां पर हैं, कम से कम घटनाएं हैं। अब वहां होता क्या, जन्मदिन मनाने का वो क्या है, फिलॉसफी क्या है? पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। जन्मदिन मनाना तो पति पत्नी के मिलने के बहाने के लिए है, कि बच्चे के जन्मदिन के बहाने पति पत्नी जो दोनों अलग रहते हैं वो एक दिन मिल जाएं, इसके लिए है सेलिब्रेशन। पूरे यूरोप में होता है। और यूरोप में 80% पति पत्नी बच्चों से अलग रहते हैं। 80% बच्चे अलग हैं, मां अलग है, बाप अलग है। एक ही शहर में है तो भी अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। एक ही बिल्डिंग में होंगे तो एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर, ऐसे रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो प्राइवेसी का प्रॉब्लम आता है। कोई भी अपनी प्राइवेसी में दूसरे को दखलंदाजी करना पसंद नहीं करता। तो फिर क्या है, कुछ ऐसे रास्ते खोजो ताकि साल में एक बार तो मिले। तो मैरिज एनिवर्सरी तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि साथ में पति पत्नी रहे तब सब। तो बच्चों के जन्मदिन के बहाने वो इकट्ठे होते हैं साल में। पत्नी भी आ जाती है, पति भी आ जाती है, बच्चा आ जाता है, और कहीं दादा दादी हो तो वो भी आ जाते हैं। सवेरे से शाम तक मौज मजा करते हैं, फिर अलग अलग चले जाते हैं, हो गया। अब हमने नकल करके हिंदुस्तान में बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। बहुत खराब है। हिंदुस्तान में कभी साधारण नागरिकों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है। हमारे यहां भगवान राम का होता है, कृष्ण का होता है, हनुमान जी का होता है, शंकर जी का होता है, पार्वती का होता है, इनका होता है, लोगों का नहीं होता है। हाँ, वो तो चाचा नेहरू बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, कांटे छोड़े। एक जो है ना, हम लोगों ने एक काम किया है, आपको उसमें बहुत हंसी आएगी। यूरोप की जो प्राइवेट लाइफ है ना, उस पर आजकल मैं थोड़ी स्टडी कर रहा हूं। उनका जो प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट लाइफ समझते हैं, घर के अंदर का जीवन, घर के बाहर का तो दिखाई देता है सबको, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन उनकी जो निजी जिंदगी है, उसमें वो जो करते हैं, उसकी फिलॉसफी क्या है। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि कुछ भी कोई करे तो उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है। ऐसे ही कोई कुछ नहीं करता है। जैसे हम तिलक लगाते हैं तो इसकी कोई फिलॉसफी है, चंदन लगाते हैं तो कोई फिलॉसफी है, मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते हैं तो ऐसे ही घंटा नहीं बजाया जाता, उसकी कोई फिलॉसफी है, गाय को रोटी खिलाते हैं तो कोई फिलॉसफी है। ऐसे यूरोप वाले भी जो कुछ करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफीज हैं। छोटी छोटी बातें मैं समझाता हूं आपको। कभी कभी मैं बताता हूं, लोग बहुत हंसते हैं, आप इसमें हंसना कम, समझने की कोशिश ज्यादा कर। जैसे